हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे बसंत दारू और शरद दारू। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। बसंत दारू और शरद दारू, ये जो दोनों हमने टेबल देखी थी वो कैम्बियम की सक्रियता के आधार पर देखी थी। और इसमें हमने क्या देखा था कि जो कैम्बियम है वो बसंत के मौसम में ज्यादा सक्रिय रहता है। बसंत में कैम्बियम ज्यादा सक्रिय, और अगर कैम्बियम ज्यादा सक्रिय होगा तो ज्यादा जाइलम बनाएगा, ज्यादा जाइलम के तत्व बनेंगे, यानी वाहिका ज्यादा बनेगी, वाहिका ज्यादा, तथा चौड़ी गुहा युक्त, यानी उसकी आंतरिक गुहा है वो चौड़ी होगी। और तीसरा पॉइंट, जो बसंत दारू होता है वो कैसा होता है, हल्का रंग, हल्के रंग का, तथा कम घनत्व युक्त। ये 3 पॉइंट देखे थे। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है शरद दारू में। शरद धातु में क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में कैम्बियम कम सक्रिय होता है। सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रिय। अब कैम्बियम कम सक्रिय होगा तो जाइलम कम बनेगा, मतलब वाहिकाएं कम बनेगी, और उनकी गुहा भी कैसी होगी, संकरी होगी। तो वाहिका कम तथा संकरी गुहा युक्त। और उसके अलावा जो शरद दारू बनता है वो गहरे रंग का होता है, और उसका घनत्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है, गहरे रंग का तथा घनत्व ज्यादा। ठीक है, ये पॉइंट हमने देखे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि बसंत दारू और शरद दारू बनता है तो एक एक वलय बनती जाती है, जिसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है बसंत दारू का भाग और एक होता है शरद दारू का भाग। यानी आपको पता है एक वर्ष में दोनों मौसम आता है, बसंत ऋतु भी आती है, सर्दी का मौसम भी आता है। तो जब बसंत दारू आएगी, बसंत ऋतु आएगी, तो बसंत दारू बनेगी, मतलब हल्के रंग की जो संरचना है वो बनेगी, हल्के रंग की वलय बन गई। और फिर जैसे ही शरद दारू बनेगी तो वो गहरे रंग की बनती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गई शरद दारू, और ये बन गई बसंत दारू। बसंत दारू हल्के रंग की और शरद दारू है वो गहरे रंग की। ठीक है, अब इस पूरी दोनों को मिलाकर जो ये एक वलय बननी है ना, इसको क्या बोला जाता है, वार्षिक वलय। वार्षिक वलय।
और 1 वर्ष के अंदर एक वलय बनेगी। तो यदि हम पौधे के काट को देखेंगे या किसी वृक्ष को काट कर अगर हम देखेंगे तो हमें उसके अंदर बहुत सारी वलय बनी हुई दिखाई देगी। यानी एक वलय बनी है मतलब उसकी उम्र है 1 वर्ष, अगर 2 वलय बनी है तो 2 वर्ष। तो इस प्रकार इन वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर पौधे की वृक्ष की आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट, जैसे आपने कोई पौधा काटा तो उसके अंदर काफी वलय बनी हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, वार्षिक वलय। यानी प्रत्येक वर्ष बनने वाली वलय, जिसमें ये बाहर वाली क्या कहलाती है, बाहर वाली जो गहरे रंग की है वो कहलाती है शरद दारू, और जो हल्के रंग की है वो कहलाती है बसंत दारू। और इन दोनों के मिलने से क्या बनती है, एक वार्षिक वलय बनती है। तो अगर हमें इस पादप की हम वार्षिक वलय गिनेंगे तो कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसकी आयु कितनी है, इसकी आयु है 9 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि पौधे में बसंत दारू और शरद दारू को मिलाकर वार्षिक वलय बोला जाता है, तथा वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। तो नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। बसंत दारू तथा शरद दारू मिलकर एक वार्षिक वलय का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, वार्षिक वलयों की संख्या गिनकर पादप की आयु का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं अंत्यकाष्ठ तथा सर दारू या रस दारू भी बोला जाता है उसे। तो नेक्स्ट देखिए, अंत्यकाष्ठ तथा रस दारू। देखिए अंत्यकाष्ठ या रस दारू क्या होता है कि ये जैसे कोई तना है या मूल है, इसके अंदर क्या होगा, द्वितीयक जाइलम होंगे, द्वितीयक फ्लोएम होंगे, सबसे आंतरिक भाग। तो जो सबसे अंदर का भाग है वो क्या कहलाएगा, जिसके अंदर द्वितीयक जाइलम होगा, और वो जाइलम क्या करेगा, धीरे धीरे एक कठोर पदार्थ के रूप में बनता जाएगा, जिसके अंदर रेजिन, लेटेक्स, खुशबूदार पदार्थ जम जाएंगे, और ये द्वितीयक जाइलम वाला भाग क्या कहलाएगा, अंत्यकाष्ठ। अंत्यकाष्ठ जो किससे बना होता है, द्वितीय जाइलम का भाग। ठीक है, यानी जो द्वितीयक जाइलम बना हुआ है वो क्या करेगा, अंदर की तरफ है वो कठोर होता जाएगा और कार्बनिक यौगिकों में बदलता जाएगा, जिसके कारण ये अंत्यकाष्ठ है वो कठोर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं रस दारू किसे बोले जाते हैं। तो जो रस दारू है वो भी द्वितीयक जाइलम का क्या होगा, परिधीय भाग होगा, और ये द्वितीयक जाइलम का आंतरिक भाग है या केंद्रीय भाग बोलेंगे हम इसको। यानी जो द्वितीयक जाइलम का आंतरिक भाग है ना, वो इसके अंदर कुछ इस प्रकार के पदार्थ भर जाएंगे, जिसके कारण ये ठोस हो जाएगा। और आपको पता है अगर ठोस हो गया है तो मतलब इसमें से जल, खनिज, लवणों का परिवहन नहीं हो सकता। इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ भरे हुए होंगे जैसे गोंद, रेजिन, लेटेक्स, खुशबूदार पदार्थ, वो सब भरे होंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि ये तने को अंदर से मजबूती प्रदान करेगा, कीड़ों को नहीं लगने देगा, यानी मजबूती प्रदान करता है, सूक्ष्म जीवों से रक्षा, लकड़ी को सूक्ष्म जीवों से रक्षा करेगा, सूक्ष्म जीवों से रक्षा। और इस भाग से जल और खनिज लवणों का परिवहन नहीं होगा, जल, खनिज लवणों का परिवहन ठीक है। और फिर जो परिधीय भाग होगा द्वितीयक जाइलम का, इसको क्या बोला जाएगा, ये भाग कहलाएगा रस दारू। रस दारू यानी द्वितीयक जाइलम का परिधीय भाग। जल और खनिज लवण का परिवहन करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया अंत्यकाष्ठ और रस दारू क्या होता है। दोनों ही भाग द्वितीयक जाइलम के होते हैं। जो कैम्बियम से अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनता है वो दो भागों में बंट जाता है, एक तो अंत्यकाष्ठ और एक रस दारू। जो सबसे केंद्र में होता है उसको अंत्यकाष्ठ बोलेंगे, उसके अंदर कुछ गोंद, रेजिन, खुशबूदार पदार्थ भरे हुए होंगे। ये अंत्यकाष्ठ को मजबूती प्रदान करता है, जो अंत्यकाष्ठ है वो अंदर के भाग को मजबूती प्रदान करता है, और ये इस प्रकार के पदार्थों के कारण सूक्ष्म जीव, कीट नहीं लगते हैं, जिसके कारण इसकी रक्षा होती है। लेकिन ये ठोस भाग है तो इसमें से जल और खनिज लवणों का परिवहन है वो नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आपको नोट करने। अंत्यकाष्ठ वो क्या है, द्वितीयक जाइलम का केंद्रीय भाग है। उसके बाद इसमें कौन से पदार्थ संचित रहते हैं, गोंद, रेजिन, खुशबूदार पदार्थ। इसका कार्य है मजबूती प्रदान करना, सूक्ष्म जीवों से रक्षा करना, और इस भाग से जल और खनिज लवणों का परिवहन है वो नहीं होता है। उसके बाद जो द्वितीयक जाइलम का परिधीय यानी परिधि की तरफ जो भाग है वो परिधीय भाग क्या कहलाता है, रस दारू कहलाता है। और इस भाग से जल और खनिज लवणों का क्या होता है, परिवहन होता है, क्योंकि जाइलम का मुख्य काम क्या होता है, जल और खनिज लवणों का परिवहन। तो जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, रस दारू के द्वारा। आपको पूछा जा सकता है कि किस जाइलम, द्वितीयक जाइलम के किस भाग द्वारा जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है, और किस भाग है वो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। तो ध्यान रखना, जल और खनिज लवणों का परिवहन रस दारू से होता है, जबकि सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने वाला भाग है वो अंत्यकाष्ठ है। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अपना 7 कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम, तो देखिए कोर्क कैम्बियम में क्या होता है कि जो तने के सबसे बाहरी भाग होता है जिसको हम छाल भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं जगह जगह से। देखिए ये इस प्रकार बन जाते हैं, जगह जगह से टूट जाते हैं, और टूटने के कारण यहाँ पर नए छाल बनाने की आवश्यकता होती है। तो ये तो है बाह्य स्तर जो टूट गया है, बाह्य स्तर यानी बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, और उसके अंदर क्या आता है, भरण ऊतक तंत्र, जिसको क्या बोला जाता है, वल्कुट। तो वल्कुट वाले भाग के अंदर एक कैम्बियम पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कोर्क कैम्बियम। ये वल्कुट वाले भाग में उपस्थित है, इसको क्या बोला जाता है, कोर्क कैम्बियम। ये कैम्बियम क्या करता है, विभाजन करना स्टार्ट करता है। जैसे वेस्कुलर बंडल 7 बंडल विभाजन कर रहा था, तो वो बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम बना रहा था, अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बना रहा था। तो उसी प्रकार ये कैम्बियम क्या करेगा, और क्या करेगा, बाहर की तरफ क्या बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा ये कोर्क। बाहर की तरफ जो ये संरचना बनाता है उसको बोला जाता है कोर्क। और अंदर की तरफ बनाएगा द्वितीयक वल्कुट, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये वल्कुट वाले भाग में स्थित रहता है। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, कोर्क कैम्बियम यह वल्कुट वाले क्षेत्र में स्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, पादप का बाहरी भाग क्या कहलाएगा, छाल, जो नष्ट हो जाता है उसका पुनर्भरण करने का कार्य कोर्क कैम्बियम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कोर्क बनाता है, बाहर की तरफ जो नई कोशिकाएं बनाता है, उन्हें कोर्क या काग कहा जाता है। उन्हें कोर्क या काग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्क कैम्बियम अंदर की तरफ द्वितीयक वल्कुट का निर्माण करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, कोरक है वो क्या काम करता है, जो पादप की बाहरी भाग जिसे छाल बोला जाता है वो क्या करता है, नष्ट होने लगती है। बाह्य स्तर या इसको छाल बोलेंगे, ये क्या करती है, नष्ट होने लगती है। तो इसको वापस बनाने के लिए जो सक्रिय कैम्बियम होगा
उसको क्या बोला जाता है, कोरक कैम्बियम। अब कोरक कैम्बियम किस भाग में उपस्थित रहेगा, ये वलकुट वाले क्षेत्र में स्थित रहता है, यानी बाह्य त्वचा के जो अंदर वाला भाग है वो क्या कहलाता है, वलकुट कहलाता है, और इसी में कोरक कैम्बियम उपस्थित रहता है। ये भी दोनों तरफ सक्रिय होगा, जैसे संवहन ऊतक वेस्कुलर बंडल दोनों तरफ सक्रिय था, उसी प्रकार कोरक कैम्बियम भी दोनों तरफ सक्रिय था होगा। यानी संवहन ऊतक बाहर की तरफ द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम बना रहा था और अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बना रहा था, उसी प्रकार कोरक कैम्बियम क्या करेगा, बाहर की तरफ जो नई कोशिकाएं बनाएगा उनको कोरक या काग बोला जाता है। यानी बाहर की तरफ जो नई कोशिकाएं बनाता है उन्हें क्या बोला जाता है, कोरक या काग कहा जाता है। और जो अंदर की तरफ नई कोशिकाएं बनाता है अंदर की तरफ, उन्हें क्या बोला जाता है, द्वितीयक वलकुट। ये वलकुट वाले क्षेत्र में स्थित है, तो अंदर की तरफ नया वलकुट बनाएगा और बाहर की तरफ कोरक या काग बनाएगा। तो इस प्रकार का कैम्बियम क्या कहलाता है, कोरक कैम्बियम। नोट कर लीजिए। फिर इसके साथ एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो कोरक वाला भाग है इसमें जल का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, सुबेरिन का जमाव पाया जाता है जो एक जलरोधी पदार्थ होता है। तो इसमें देखिए इसमें जल का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि इस पर जलरोधी पदार्थ सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। जलरोधी पदार्थ सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका जो ये कोरक कैम्बियम वाला पोर्शन है यहाँ तक कंप्लीट किया हमने। बाकी जो कोरक कैम्बियम के पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।